सीरीज के अंतर्गत हमारे बीच 2 विशेष मेहमान उपस्थित हैं, 2 बहुत महत्वपूर्ण मेहमान उपस्थित हैं, जो अपने-अपने विषयों के गहरे जानकार और जिन्होंने अपने हुनर, अपनी काबिलियत के बदौलत प्रदेश का जो नाम है वो पूरी दुनिया में रोशन किया है। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ बीकानेर के ही हमारे अपने महावीर स्वामी जी हैं, जो कि पेंटर हैं, मिनिएचर आर्टिस्ट हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोकायन जो संस्थान है हमारा जो कि कला, रंग, राग को जो कर रहा है, उसके आप अध्यक्ष भी हैं और बरसों से अध्यक्ष हैं और पूरा एक आपका पैट्रोनेज हमारे साथ। तो एक बड़ी लेगेसी के आप उसको आप कैरी करते हैं। हमारे साथ में जो दूसरे मेहमान हैं जिनको हमने आमंत्रित किया है, वो हैं अब्दुल लतीफ़ उस्ता जी। उस्ता जी जो हैं वो कलाओं उनका जो सरोकार है कलाओं से वो बहुत गहरा है और हमारे जो ये सृजन की जो वार्ता है, ये उस्ता जी के बिना एकदम अधूरी है। क्योंकि उस्ताद जी का जो दखल है वो क्यूरेशन के अंदर दखल है। आर्ट क्रिटिसिज्म में के आप जानकार हैं और म्यूजियोलॉजी और इससे जुड़े हुए जो तमाम फील्ड्स हैं उसके आप विशेषज्ञ हैं। तो आप दोनों का हमारे स्टूडियो में बीकानेर के इस उत्सव में स्वागत है। स्वागत महावीर जी, स्वागत है इस पर। धन्यवाद अमित जी। तो सबसे पहले मैं महावीर जी की तरफ रुख करना चाहूँगा, समय को ज़ाया नहीं करते हुए, क्योंकि आप दोनों की जो काबिलियत है वो ऐसी है जी कि जो मान लीजिए बरसों से हम स्कूल से सुनते आते थे ना कि सूरज को जो क्या रोशनी दिखाने वाली जो बात होती है, तो वो यहाँ पे वाक़ई में वो पूरी होती है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि हम ऐसे सूरजों को रोशनी दिखाएँ, दीपक दिखाएँ। तो हम महावीर जी के पास जाना चाहेंगे। महावीर साहब आपकी जो शैली है, उसके बारे में हमें आप थोड़ा-सा बताइए। इस स्टाइल को हम कैसे रिकॉग्नाइज करें, इस स्टाइल को आप हम कैसे समझें, इसके दरमियान कुछ आप बताएं। ये मेरी कला, महावीर जी। हाँ, कला साधना काफी अरसे से चल रही है और एक तरह की यात्रा है मेरे जीवन की। और बचपन से मेरे परिवार में दादा और पिताजी, दादाजी मेरे आराइश चित्रकार थे। आराइश जो हवेलियों में, किलों में हुआ करता था, उनके वो चलवे थे। चलवे का मतलब समझते होंगे आप, और हेड मिस्त्री। तो उनके निर्देशन में जो आराइश का काम हुआ करता था, वो बचपन में देखा करता था, हाथ में, घर में, और इस टाइप का वातावरण था। फिर पिताजी ने अभी वो उस विधा को छोड़ के थोड़ा-सा अपना खुद का ही कैनवास बनाते थे, खुद का ही वो रंग तैयार करते थे। वो भी एक वातावरण मेरे साथ जुड़ा था। वो एक जीन्स ब्लड में रहा मेरे। फिर धीरे-धीरे आर्ट कॉलेज जॉइन किया। आर्ट कॉलेज में खूब स्केचेज, आउटडोर, इंडोर खूब स्केचेज किए। उससे और ज़्यादा ऊर्जा मिली उस कला को। फिर अपने खुद के कंपोजिशन किए, जयपुर में रहा, जयपुर में खूब काम किया, हाथी-दाँत की प्लेटों पे किया, पिछवाई पे किया, पेपर पे किया। फिर गुरु के निर्देशन में वेदपाल जी शर्मा, जो बल्लू जी हम लोग बोलते हैं, उन्होंने बोला कि आपकी कलम में बीकानेरी कलम झलकती है। आप बीकानेर में रह के आप इस कलम की साधना करें। तो उसी दौरान मैंने तुरंत अपना बोरिया बिस्तर समेट के बीकानेर शिफ्ट हो गया। यहाँ मुझे मेरे पिताजी ने एक, हमारी बगीची है बहुत बड़ी, उसमें एक कमरा मुझे दिया। यहाँ आप काम कर सकते हो, जिसमें मैं अभी बैठा हूँ। ये 200-250 साल पुराना, हम लोग साल बोलते हैं इसको। इसमें मेरे दादा परदादाओं का आराइश का काम किया हुआ है। वो एक ऊर्जा जुड़ जाती है उस कला में, वो एक साउंड जुड़ जाता है कला। उसकी प्रेरणा, सभी की प्रेरणा, सभी के गुरुओं के आशीर्वाद, परिवार का आशीर्वाद मिलके बीकानेर शैली को डेवलप करना शुरू किया। क्योंकि दुनिया घूमी है, विक्टोरिया एल्बर्ट म्यूजियम देखा लंदन में, ब्रिटिश म्यूजियम देखा अमेरिका में, काफी म्यूजियम देखे।
जो वहाँ बीकानेर स्कूल, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैं स्टडी पर्पज से गया था वहाँ। तो जितना म्यूजियम में कलेक्शन देखा है मैंने, अद्भुत और इतना फ्रेश और इतना बढ़िया कलेक्शन मैंने देखा वहाँ कि किसने कब किस पीरियड में गिफ्ट दिया, किसने कहाँ से आई ये पेंटिंग, पूरा मेंशन किया हुआ एक तरफ पेंटिंग। बहुत ही रेस्टोरेट करके रखा हुआ था। तो मुझे उस टाइम सोचने को विवश कर दिया, क्यों नहीं बीकानेर की कलम को ज़्यादा विस्तार दिया जाए। क्योंकि बीकानेर में कुछ भी नहीं है बीकानेर की कलम का। सिर्फ स्टेट म्यूजियम में कुछ कलेक्शन देखने को मिल सकता है या फिर पर्सनल किसी व्यक्तियों के पास कलेक्शन देखने को मिलता है। तो उसमें नया सृजनात्मक कार्य किया मैंने। क्योंकि यहाँ की एक पुरानी लोक कला रही है मथेरन आर्ट। तो वो लोकल बीकानेर की मथेरन आर्ट रही है, जो यहाँ के मरना, पढ़ना, शादी, त्योहार, उस पे वो चित्रण करते थे, भित्ति चित्र करते थे। महेश्वरी में बाग-बाड़ी बनती थी, उनके लिए बनाते थे महात्मा फैमिली। वो बचपन में देखा करता था। तो एक माहौल बीकानेर में तैयार करना शुरू किया, बच्चे जुड़े और बीकानेर में शुरू-शुरू में मैं फ्रीलांस काम किया और अभी भी कर रहा हूँ और काफ़ी उत्सव जो मेले मगरिये हैं, सूफ़ी फेस्टिवल अजमेर का, कुंभ मेला है, अलग-अलग जगह आयोजित होता, उस टाइम मैं विज़िट करता था वहाँ। तो वहाँ के जो दृश्य देखता था मैं, तो शुरू-शुरू में सूफ़ी पे खूब काम किया मैंने। स्वामी जी, मेरे पास इस जो सूफी आपका जो रहस्यवाद का जो विषय है, इसको लेके कुछ और जिज्ञासाएँ हैं और अभी हमको आपसे बहुत कुछ सीखना है इस पूरी बात के दौरान। मैं फिर से आपके पास में आऊँगा, फिर से हम आपसे कनेक्ट होते हैं। एक बार मैं उस्ताद जी के पास में जाना चाहूँगा। लतीफ़ जी, आप जो आर्ट क्यूरेशन करते हैं, आपने दुनिया देखी, दुनिया से सीखा, अलग-अलग बड़े विश्वविद्यालयों में, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में आपने आर्ट क्यूरेशन को पढ़ा, जाना। उस्ताद साहब, आर्ट क्यूरेशन का क्या अर्थ है? हमने ये सुना है कि कोई भी पेंटिंग है, एग्ज़िबिशन है या आर्टिस्ट है, वो क्यूरेटर के बिना अधूरा है। तो आर्ट क्यूरेशन के क्या अर्थ हैं और गैलरी में किसी कला को निहारने के क्या मतले होते हैं? अब्दुल लतीफ उस्ताद, प्लीज़। सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद अमित जी आपका और लोकायन संस्था का कि जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया अपनी बात रखने के लिए इस मंच पर। आर्ट क्यूरेशन को समझने से पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वस्तुतः आर्ट का क्यूरेशन क्यों ज़रूरी होता है और आर्ट की हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है। और अगर हम विद्वानों को पढ़ें, चाहे वो एंड्रयू टॉप्सफील्ड हो, रॉबर्ट स्केल्टन हो, पर्सी ब्राउन हो, हमारे भारत के वासुदेव शरण अग्रवाल साहब हों, ग्रेस मोरले हों या राय कृष्ण दास जी हों, तो जब हम इनको पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक बात उभर के आती है कि कला या संस्कृति वो चीज़ है कि जिसको आप सीमाओं में नहीं बाँध सकते। हो सकता है कि आप भौगोलिक क्षेत्र या राजनीतिक क्षेत्र को बाँट सकते हैं, लेकिन कलाओं को आप किसी क्षेत्र विशेष में नहीं बाँध सकते। उदाहरण के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि कोई कला पश्चिमी राजस्थान में बहुत प्रेवलेंट है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बीकानेर, बाड़मेर या जैसलमेर तक जाते हुए खत्म हो गई। हो सकता है कि वो बेल्ट आपका सिंध बेल्ट तक चले, वो पाकिस्तान तक जा सकता है, वो अफ़गानिस्तान तक भी जा सकता है। या मान लीजिए हमारी एम्ब्रॉयडरी आर्ट है, तो उसको आप केवल राजस्थान के कुछ बेल्ट्स में आप उसको ना महदूद या लिमिटेड नहीं कर सकते। वो गुजरात में जाते हुए वो मान लीजिए कोई और फ़ॉर्म हो जाएगी, बंगाल में जाते हुए कुछ ऑफ और फ़ॉर्म में हो जाएगी और हिंदुस्तान की सीमाओं से अगर बाहर निकलेगी तो वो किसी और फ़ॉर्म में हो जाएगी, लेकिन उसका जो मूल तत्व है, वो वही बना रहेगा जो कि उसका पहले था। अब आर्ट का क्यूरेशन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि कोई भी कला अगर हम टेंजिबल आर्ट की बात करते हैं, तो कोई भी कला या कोई भी जो एग्ज़िबिट की अगर हम बात करें, तो वो केवल एग्ज़िबिट है जब तक कि वो देखने वाले के साथ में इंटरेक्शन नहीं कर रहा है। अब क्यूरेशन में जो क्यूरेशन कर रहा है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका ये हो जाती है
कि वो उसको इस तरह से प्रस्तुत करे कि जिस जिस उद्देश्य के लिए वो ऑब्जेक्ट बनाया गया है। उदाहरण के लिए मैं आपसे अर्ज करना चाहूँगा कि एक प्रसंग ऐसा हुआ कि मैं आनंद कृष्ण जी स्वर्गीय राय कृष्ण दास जी के जो पुत्र हैं, उनके साथ बैठा था और मैं कुछ बातचीत हम लोग कला इतिहास के बारे में कर रहे थे। तो मेरे लैपटॉप में आयरलैंड चेस्टर बीटी के कुछ कलेक्शन थे, विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूज़ियम में कुछ काम करने का मौका मिला, तो उसका भी कुछ कलेक्शन था मेरे पास में और वो मैंने उनको दिखाना शुरू किया। आप यकीन मानिए अमित जी कि उनकी नेत्र सजल हो गए थे, उनकी आँखों में आँसू आ गए थे। उन्होंने कहा कि काश ये सुविधा सरकार जी जो अपने फ़ादर को वो कहा करते थे राय कृष्णदास जी को कि उनके समय में उपलब्ध होनी चाहिए थी ताकि वो कला को अंगीकार कर पाएँ, उसका आस्वादन ले पाते और उनके बारे में उन्होंने बताया कि रात-रात भर वो मैन्युस्क्रिप्ट्स को, चित्रों को वो रात-रात भर देखते रहते थे जैसे कि कोई तपस्या कर रहे हों। तो इस लिहाज से अगर आप जो आर्ट क्यूरेशन का जो काम है, उसकी ज़िम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है कि वो वही मैसेज, वही इन्फॉर्मेशन समाज में और देखने वालों को कन्वे करे, जिसके लिए वो आर्ट ऑब्जेक्ट बनाया गया है। हर ऑब्जेक्ट में आप देखिए हर ऑब्जेक्ट में, हर मिनिएचर में ऐसे इंट्रिंसिक एस्पेक्ट्स होते हैं, ऐसी भावनाएँ होती हैं, ऐसे मैसेजेस होते हैं, अगर आप उनको ढंग से डिस्प्ले नहीं करेंगे, ढंग से रिप्रेज़ेंट नहीं करेंगे, तो वो केवल एस्थेटिक बना रहेगा। मतलब वो अपनी बात नहीं कह पाएगा। तो ये निहायत ही ज़रूरी हो जाता है एक आर्ट क्यूरेटर के लिए कि वो एक ऐसा माहौल उपलब्ध करवाए, किसी भी तरह से हो सकता है। वो आप ऑडियो विजुअल के माध्यम से भी आप कह सकते हैं, आप प्रॉपर कैप्शंस के माध्यम से भी कह सकते हैं, आप कहानियों के माध्यम से भी कह सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि कलाएँ जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि कलाएँ अपरिमित होती हैं, उनकी कोई सीमाएँ नहीं होती और अगर हम सीमाओं में बाँधने का प्रयास करते हैं, तो कहीं न कहीं हम एक हरकुलियन टास्क करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। मणिकौल साहब से किसी ने पूछा कि साहब आपकी फलाँ जो आप जानते हैं मणिकौल साहब का सिनेमा ऑफ बीट था और कलात्मक सिनेमा था उनका। तो मणिकौल साहब से किसी ने पूछा कि साहब आपकी जो फलाँ फ़िल्म है, वो थोड़ी हमें कम समझ में आई है। तो उन्होंने कहा कि आपके समझ में आ जाएगी, इसके लिए आप फलाँ मैन्युस्क्रिप्ट देखिए या फलाँ चित्र देखिए। तो उन्होंने फलाँ चित्र को देखा, तो वो भी उनको कम थोड़ा समझ में आया। तो उन्होंने कहा कि साहब ये तो थोड़ा बहुत समझ में आया है, फ़िल्म के बारे में मालूम चल रहा है, ये चित्र कुछ अब कम समझ में आया कि उसके लिए आप फलाँ ग्रंथ पढ़िए। उन्होंने फलाँ ग्रंथ पढ़ा कि साहब ये ग्रंथ पढ़ लिया, अब हमें फ़िल्म समझ में आ रही है, चित्र भी समझ में आ रहा है, ग्रंथ कम समझ में आ रहा है कि इसके लिए आप फलाँ लोक नाट्य देखिए। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि कलाएँ जो हैं, वो आपस में इंटरमिंगल्ड है। हम केवल ये कहें कि साहब ये दृश्य कला है, ये संगीत नृत्य है या ये केवल नाट्य है, तो ये हमारा कहना काफ़ी हद तक गलत हो जाता है। अब गैलरीज़ की बात आपने कही कि गैलरीज़ को देखने के या गैलरीज़ के कलेक्शन को देखने के क्या मतले होने चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह का कलेक्शन है, उसके बारे में हमें थोड़ा पूर्व ज्ञान ज़रूर होना चाहिए कि हम किस तरह का कलेक्शन देख रहे हैं। जिसके बारे में हमें थोड़ा ज्ञान होगा तभी हम उसको एप्रिशिएट कर पाएँगे, बजाए इसके कि हम एक आधे ज्ञान के साथ में कहीं जाएँ। दूसरी बात ये भी है कि हमारे जो म्यूज़ियम्स हैं, जो हमारी जो इस तरह की गैलरीज़ जो हैं, वो हमारे नॉलेज के प्राइमरी सोर्स हैं। अगर हम कोई भी ज्ञान या नॉलेज अगर हम सर्कुलेट करते हैं, हमें ये मानना बहुत ज़रूरी है कि वो जो हमारा आर्ट वर्क है, जो हमारी गैलरीज़ हैं, हमारे म्यूज़ियम्स हैं, वो हमारे प्राइमरी सोर्स के साधन हैं। यहाँ पे केवल नुमाइश के लिए चीज़ें रखी गई हैं। तो मेरा ये मानना है कि कलाओं को देखने के, कला पर एग्ज़िबिट्स को देखने के मतलब ये होने चाहिए कि हम उनको एक होलिस्टिक अप्रोच से देखें, एक एक बड़े नज़रिए के साथ में देखें और उसको हम सामाजिक पहलुओं के साथ में कैसे इनकलकेट कर सकते हैं, ये नज़रिया हमारे लिए होना बहुत ज़रूरी है। एक और बात मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये एक हमारा एक जो ट्रेडिशनल जो सोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, वो ये है कि साहब जो म्यूज़ियम है वो एक टेंजिबल चीज़ों के ही हो सकते हैं, जो जो जिनको आप छू सकें। लेकिन असल बात ये है कि कई जगह ऐसा भी है कि आप इनटेंजिबल चीज़ों के भी म्यूज़ियम्स हैं, उनके आर्काइव्स हैं। आपकी बोलियों के जो म्यूज़ियम्स हैं मुझे वहाँ पे कोरिया में जाने का मौका मिला, तो मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे फूड्स जो होते हैं, क्विज़ीन्स जो होती हैं, उनके म्यूज़ियम हैं और वहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ भी की जाती हैं कि आप एक्सप्लोर करें, आप एक्सपीरियंस करें।
उस चीज को। तो इंटरेक्ट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, जिनमें से ये कुछ है। असल असल अर्थ में जो म्यूजियम है वो एक ज्ञान का, एक विजडम का एक सोर्स है, उसकी तरफ एक ले जाने वाला एक रास्ता है। और बिल्कुल। ये वाकई में अद्भुत रहा। आप ओपनिंग ही धमाकेदार की है उस्ताद साहब, और जो वाकई में हमें तरबतर कर दिया। आज आप अगर नहीं होते तो वो रंजन रे या शीला कृष्ण और आनंद स्वामी, राय कृष्णदास, जिन जिन अपने नाम लिए, वहां से लेके ये जो लेगेसी कपिला जी तक चली है, उस गंगा से हम नहीं, मतलब हमारा सरोकार नहीं रहता, और आपने उनको याद कराया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर से महावीर जी के पास में जाना चाहूंगा। महावीर जी, आज के इस उत्तर आधुनिक काल में, जो उत्तर आधुनिक काल है, ये जो टाइम है, ये हम पोस्ट मॉडर्न टाइप कहते हैं। वहां पर ये जो मिनिएचर आर्ट, ऐसा कहते हैं कि ये एक हाशिए पर चली गई। मैं भी अपने कई मिनिएचर दोस्त हैं मेरे जो काम कर रहे हैं, साथी हैं, तो उनसे जब बात करता हूँ तो एक मायूसियत का एक अनुभव होता है। वो उससे उससे खुश नहीं होते उस काम को करके। लेकिन तब भी एक नाम ऐसा हमारे सामने आता है जो 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 सितारे सा चमकता है, और जो जिसकी बुलंदियां जो है उसको उसको हम सभी रिकॉग्नाइज करते हैं, और वो वीर जी आपका ही नाम है। तो आपने कैसे इस मिनिएचर की आर्ट को सस्टेन किया, इस पूरे जो हम कहें टर्बुलेंस में, कैसे इसको इसको थामा, और कैसे इसको और ग्लोरीफाई किया महावीर जी? इसका एक सबसे बड़ा कारण रहा है, तो जितने भी मिनिएचर आर्टिस्ट रहे हैं, चाहे बीकानेर में, चाहे राजस्थान जयपुर में या और कहीं, वो ज्यादातर रिप्लिका, इधर से ट्रेस किया, इधर उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं, एक आर्टिस्ट को टोटल नॉलेज नहीं होता है। वो सिर्फ एक जना चेहरा बनाता है तो एक जना उसमें ही मास्टरी होता है, एक में ड्रेस भराई करता है तो वो उसमें ही मास्टरी होती है। और दूसरा कमी रही है खुद का सृजन करना, खुद का क्रिएशन करना। और तीसरा कारण रहा थोड़ा सा अनएजुकेशन, हिस्ट्री का नॉलेज नहीं होना उनको, कला के बारे में। वो जस्ट लेबर से आए और वो मिनिएचर जस्ट दिहाड़ी के रूप में काम करते हैं। सबसे बड़ा कारण रहा है कि क्रिएशन, कोई भी चीज हो, अपन एक साधारण भाषा में, अपन घर में भी अपन एक तरह की सब्जी खा खा के उब जाता है व्यक्ति, उसमें थोड़ा सा वैरायटी हो, थोड़ा सा छौंका हो, थोड़ा सा डिफरेंट तरीका हो परोसने का, सर्व करने का, जायका बदलने का। तो ये चीज हर चीज में लागू होती है। आप चाहे कंटेम्प्रेरी आर्ट ले लो, चाहे ट्रेडिशनल मिनिएचर ले लो, चाहे म्यूजिक ले लो, थोड़ा बदलाव होना बहुत जरूरी है। तो मैंने धीरे धीरे बदलाव मिनिएचर में करना शुरू किया। शुरू से ही मेरी आदत रही है थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल वर्क करना। किसी में कुछ कलर अलग ढंग से लगाए हैं, किसी में कुछ कलम अलग ढंग से चलाई है, कुछ में एशियन कंट्री का इन्फ्लुएंस लाया है, कुछ पर्शियन का इन्फ्लुएंस है, कईयों में चाइनीज इन्फ्लुएंस है। ये आप मेरी अलग अलग विधाओं की मिनिएचर में देख सकते हैं। साथ साथ में सूफियों का जो सृजन किया मैंने, वो एक अलग विधा रही मेरी। क्योंकि मैं जब भी इस टाइप की दरगाहों या इस्लामिक फेयर्स में जाता हूँ, उर्स फेस्टिवल में जाता हूँ, तो वहाँ अलग अलग फीचर्स मैं थोड़ा सा गहराई से देखता हूँ। मेरा विजुअल थॉट अलग है। विजुअल बड़ा गहराई से उनके एक्सप्रेशन देखता हूँ, उनके पहनावा देखता हूँ, उनको मैं दिमाग में फीड करके फिर स्टूडियो में आकर उनका सृजन करता हूँ। तो एक अलग टेक्निक के साथ अलग सब्जेक्ट विषय हो जाते हैं उनके लिए, जो आर्ट कलेक्टर होते हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंट है मेरे काम में। तो ये हम ये कह सकते हैं कि आप द्वारा जो किए गए नवाचार हैं, जो क्रिएटिविटी है, उस म्यूजियम, उस मिनिएचर टेम्पररी एलिमेंट्स भी आपने उनके अंदर डाला, और फिर वो आपने लोगों के सामने, दुनिया के सामने प्रस्तुत। उसका कंटेम्प्रेरी सोच ये है कि जहाँ भी अपन देखते हैं, जैसे कोई साधु सिगरेट भी पी रहा है और मोबाइल पे बात भी कर रहा है,
तो ये कंटेम्प्रेरी जस्ट जो देखा है उसको बनाया मिनिएचर टेक्निक के साथ। मिनिएचर टेक्निक अपनी एक सनातन टेक्निक रही है, भारत की सनातन टेक्निक रही है, और इसको कभी समाप्त हो ही नहीं सकती है, मेरे सोच से कभी नहीं समाप्त हो सकती है, क्योंकि इसमें ये जो कलर्स हैं लोकल मेड बाय हैंड, ये अद्भुत इसकी तासीर होती है कलरों की। जो स्टोन कलर है उसकी एक अलग जो उसकी ऊर्जा होती है, उसका प्रभाव मिनिएचर में बहुत ज्यादा वो खूबसूरती पैदा कर देता है। महावीर जी, मुझे याद आता है हमने पढ़ा भी था कहीं किसी अखबार में, और हमने देखने का भी ऐसा एक अवसर मिला था एक मर्तबा। आपने कुछ इंडियन क्रिकेटर्स को लेके या वर्ल्ड कप के दौरान कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे क्रिकेट के और मिनिएचर के, वो थोड़ा सा आप शेयर करें। मैं किसी आर्ट गैलरी में गया था, तो मैंने अपना वर्क दिखाया, तो उन्होंने सजेस्ट किया क्यों नहीं आप थोड़ा कंटेम्प्रेरी स्पोर्ट्स पे काम करें। तो हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन मिनिएचर पेंटिंग। तो उन्होंने कहा कि बनाइए, तो मैं उस दिन के बाद मैंने एक पूरी सीरीज तैयार कर दी। बनाने का तो 108 का है पेंटिंग, अभी तक 36 पेंटिंग तैयार की है, जिसमें जो क्रिकेटर थे, कपिल देव है, ये गांगुली है, उनके पोर्ट्रेट्स भी बनाने का है, प्लस जो गेम्स फील्ड पे जो बॉलिंग, और जबकि मैं क्रिकेट का ABCD नहीं जानता, और अपने जो ट्रेडिशनल कलर के साथ वसली पे वो चित्रण किया मैंने, और बहुत अद्भुत मुझे मजा आया उसमें कि वो चित्र मैं बना रहा हूँ। वो पूरी एक श्रृंखला तैयार हो रही है, तो उसका एक शो करने का है पूरा। कैलकाटा की है जो क्यूरेटर एग्जीबिटर, तो वो चाहती है कि आप पूरे 101 पेंटिंग बना के मुझे इन्फॉर्म करें कि पूरी वर्ल्ड में एक एग्जीबिशन ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इंडिया से शुरू करेंगे, श्री गणेश करेंगे, पूरा मोबाइल एग्जीबिशन होगी। कमाल, इंशाल्लाह ये बहुत दूर तक इसके इसके नाद सुनाई देंगे इस एग्जीबिशन के, और हम इंतजार करेंगे इस एग्जीबिशन। नया क्रिएशन है, तो चाहता हूँ दुनिया देखे इसमें। महावीर जी, मैं फिर से हाजिर होता हूँ आपके पास में। अभी मैं उस्ताद जी के पास जाना चाहूंगा। उस्ताद जी, उसी जो प्रश्न था जो आप म्यूजियम की गहरी बातें कर रहे थे, ये जो पूरा विजुअल कल्चर की जो आप बात कर रहे थे, अगर हम उसको होलिस्टिक रूप में विजुअल कल्चर को हम कैसे कहेंगे होलिस्टिक रूप में विजुअल कल्चर, और समाज का इस पूरे समाज के साथ में उसके उसके क्या ताल्लुकात बनेंगे, वो कैसे उसके साथ में इंटरेक्शन होगा, उसके क्या पहलू हो सकते हैं, इस पर लतीफ जी थोड़ा सा प्रकाश डालें। ये न्यू कॉन्सेप्ट क्या म्यूजियोलॉजी के आ रहे हैं, म्यूजियम कल्चर के आ रहे हैं। वैसे आपने उस पिछले प्रश्न में जिक्र किया था, लेकिन हम चाहते हैं कि उसको आप एक्सटेंड करें। जैसे मैंने आपसे अर्ज किया था अभी कि जहाँ तक म्यूजियम्स का जो कॉन्सेप्ट्स है, जो हमारी एक ट्रेडिशनल थ्योरी जो वो ये है कि एक बिल्डिंग हो, हेरिटेज बिल्डिंग हो, जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स लगे हों और कुछ लोग आएं और थोड़ा बहुत ऑब्जेक्ट्स देके चले जाएं, उसी को हम लोग आमतौर पे म्यूजियम मानते हैं। आपको ये जान के बड़ा ताज्जुब होगा अमित जी कि खास करके भारत के संदर्भ में और खास करके उत्तरी राजस्थान के संदर्भ में हमारे पास में ऐसे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं कि ऐसी ऐसी स्ट्रीट्स हैं, ऐसे ऐसे पेव्स हैं, और मुझे ये कहते हुए कोई गुरेज नहीं कि हमारे हर मोहल्ले में, हर गली में आपको एक म्यूजियम मिल जाएगा। अब दरकार इस बात की है कि उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाए। और एक बात और हमें माननी चाहिए और समझनी चाहिए कि कोई भी म्यूजियम या कोई भी इस तरह की ज्ञान देने वाली संस्था केवल आइडियोसिंक्रेटिक अप्रोच के साथ नहीं चल सकती जब तक कि उसमें आसपास के लोगों का सहयोग ना हो, उसका साझा ना हो। अब छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि ओके, प्रिस्टीन जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, प्रिस्टीन म्यूजियम्स हैं, उनके बारे में सब जानते हैं और जानना भी चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन
हमारे लेसर नॉन जो साइट्स हैं, लेसर नॉन जगह हैं, अगर हम उनको किसी तरह से मार्केटिंग के माध्यम से, टूरिज्म के माध्यम से अगर हम मैप पे लेके आते हैं, उनको एक्सप्लोर किया जाए और उसकी क्या यूएसपी है, वो अगर हम लोगों को बताएं, तो जाहिर सी बात है कि ये कहा जाता है कि जिस तरफ नहर बह रही होती है या जिस तरफ नदी बह रही होती है, उसके आसपास के जो क्षेत्र है, उसको सिंचाई की जरूरत नहीं होती, उसको इरिगेशन की जरूरत नहीं होती। मेरा ये कहना है कि जैसे हमारे गलियां हैं, हमारे हमारे जो हवेलियां हैं, हमारे मठ हैं, हमारे छोटे-छोटे स्थान हैं, हमारी सराय है, हमारे डाक बंगलो हैं, केवल एक महल ही तो म्यूज़ियम नहीं हो सकता ना। एक 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 स्थान भी म्यूज़ियम हो सकता है, एक डाक बंगलो भी म्यूज़ियम हो सकता है। जब आप उसमें उस तरह को उसको रिप्रेज़ेंट करते हैं, तो कई चीज़ें होती हैं, कई चीज़ों को आप एड्रेस करते हैं। अगर मान लीजिए आपने किसी साइट को, रिमोट साइट को आपने मार्केटिंग के माध्यम से डेवलप किया, तो आप क्या कर रहे हैं? आप ना केवल उस साइट को डेवलप कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ-साथ आप कई चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं। इसमें आप देखिए, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा एक वो इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अगर हो रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उस मॉन्यूमेंट का, उस साइट का अपने आप जो अपलिफ्टमेंट या डेवलपमेंट हो जाएगा। मान के चलिए, यकीन मानिए कि हर चीज़ जो है, चाहे कला ही क्यों ना हो, उनका जो मूल है, अ, अर्थ है। आप अगर रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा उससे, रेवेन्यू जनरेट नहीं करेंगे, तो उससे जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो कैसे सर्वाइव कर पाएँगी? ठीक है, ज़ाहिर-सी बात है कि आपने किसी चीज़ को देखा एज़ एन आर्ट एप्रिशिएटर, हमने उसको एप्रिशिएट भी कर लिया। लेकिन जो लोग जुड़े हुए हैं उससे, क्राफ्ट्समैन हैं, चित्रकार हैं, चलवे हैं, आर्किटेक्ट हैं, क्यूरेटर्स हैं या और किसी भी म्यूज़ियम को और किसी भी संस्था को अगर हम ऑटोमेटेड फॉर्मेट में लाना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी बात ये है कि उसके कोर एलिमेंट में हमें ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, जो कि जो कि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाए, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने वाली एक्टिविटीज़ हमें ज़रूर करनी चाहिए। नहीं, तो ये मैं तो मान गया, आपने कहा आप यकीन मानिए, मैं आपका पूरा यकीन मानता हूँ जी। मैं पूरा यकीन जी। मानता हूँ। लेकिन ये सब करेगा कौन? ये कौन करेगा और ये कैसे ये इनिशिएट होगा? इसके लिए, क्योंकि आप एक प्रशासक भी हैं, आप एक कल्चरल एडमिनिस्ट्रेटर हैं। उस लिहाज से आप कैसा इसको देखते हैं? देखिए, क्या इज़ इट फिज़िबल, क्या हो पाएगा ये? ये मोरक्को में हुआ है ऐसा, और भी कई जगह पे हमने देखा है। मोरक्को में क्या हुआ था कि जैसे ये मड स्ट्रक्चर बने हुए थे, मड स्ट्रक्चर से कुछ मॉन्यूमेंट बने हुए थे और वहाँ के एनजीओज़ ने ये कहा कि आस-पास के लोगों को ये कहा कि आप इसका कंज़र्वेशन करिए, इसका रिकंस्ट्रक्शन करिए और उसमें कुछ हिस्सा आपको दिया जाएगा। जब टूरिज़्म बढ़ेगा तो कुछ हिस्सा आपका दिया जाएगा। हर चीज़ के लिए हम एक सिस्टम के ऊपर रिलाई नहीं, मतलब डिपेंड नहीं हो सकते। आसपास के जो लोग हैं, जो जो सहभागिता है, आम जन की सहभागिता भी जो है, स्टेक होल्डर्स जो हैं, वो आपको आसपास के क्षेत्र में मिलेंगे। ज़ाहिर-सी बात है, किसी साइट के बारे में अमेरिका से आके कोई आदमी बताए, उसकी बजाय जो लोकल जो आदमी है, वो बेहतर बता पाएगा। उसकी अगर सहभागिता हो, जन सहभागिता से और अ, वॉलंटियर लेवल पे जब हम जुड़ेंगे, तो हम कर सकते हैं। ऐसा कोई बहुत बड़ा बड़ा मुद्दा नहीं है। अ, जी उस्ताद। मैं फिर से आपके पास में आता हूँ। महावीर जी से हम जुड़ते हैं। स्वामी जी, आपके जो आप अभी ज़िक्र कर रहे थे पिछले प्रश्न के दौरान कि सूफ़ीज़्म के बारे में, आपकी जो सूफ़ी सीरीज़ है, ये दुनिया में प्रसिद्ध है और मैं कई हिंदुस्तान के बड़े-बड़े आर्टिस्टों से एक बार मेरी चर्चा हो रही थी, तो वो महावीर स्वामी के जो सूफ़ी चित्र हैं या हनुमान में भी उनपे सूफ़ी एक कैरेक्टर दिखाई देता है। कुछ को लोगों को ऐसा दिखाई दिया। तो ये जो सूफीज़्म है, ये कैसे आपके भीतर उसमें प्रेरणा जगी सूफीज़्म के प्रति और कैसे आपने उन एलिमेंट्स को ऑब्ज़र्व किया? क्या आपकी कोई ऐसी अपनी एक प्रैक्टिस रही? क्या रहा महावीर जी? पहला मेरा एक शो हुआ था अपने इधर बीकानेर हाउस दिल्ली में। जी, उसमें वहाँ की एक कैलेरी मंसूर जो डायरेक्टर थी, मॉरिन लिपिल अमेरिकन डायरेक्टर थी वो, एक दिल्ली की थी। तो और दिल्ली टूरिज्म वालों ने स्पॉन्सर किया था।
बीकानेर हाउस में 1991 में। तो गेस्ट ऑफ ऑनर थे अपने महाराजा अगस्त सिंह जी उस टाइम, ओपनिंग के टाइम में। तो उस दौरान, उससे पहले काफ़ी सूफी पे काम किया। उस दौरान मुझे ये वहाँ दरगाह है, एक बहुत खूबसूरत दरगाह है, निजामुद्दीन दरगाह, वहाँ जाने को मिला। वहाँ कुछ कव्वालियाँ सुनी, अजमेर की जो दरगाह है मोइनुद्दीन चिश्ती की, वहाँ जाने को मिला मौका। और भी जहाँ भी भारत में जहाँ-जहाँ दरगाहें हैं, वहाँ जाने को मिला। जब सूफ़ी और ये मुस्लिम शेख सब एक जगह होके कव्वाल करते हैं, तो उनका एक भाव अलग हो जाता है। वो भाव मुझे बहुत पसंद आता था। और उनको चित्रण ऑन स्पॉट रैपिड स्केचेस बनाता, थोड़े बहुत एक्सप्रेशन डालता और फिर उनसे मैं वार्तालाप भी करता था। तो उन्होंने क्या फिलोसॉफिकल बातें करते हैं वो, और उससे मुझे पेंटिंग बनाने में और सहयोग मिल जाता है। जो भाव और मुद्राएँ जो होती है, मैं ज़्यादा उनको ऑब्ज़र्व करता हूँ और टेक्निक अपने पास है ही। उन दोनों तीनों को मिला के फिर एक नया क्रिएशन कर लेता हूँ। और भाव तब पैदा हुआ जब मेरे उनसे संवाद होते हैं सूफियों के साथ। तो हर सूफी का एक अलग फिलॉसफी है। तो बड़ा मज़ा, बड़ा आत्मिक संतोष जिसे कहते हैं कि अपन किस दुनिया में जी रहे हैं और ये किस दुनिया में जी रहे हैं। एक कहाँ आत्मा, कहाँ परमात्मा, ये सब चीज़ें उनके साथ संवाद करने से मुझे एक अलग ही दुनिया का एहसास होता है। उसी ढंग से ये उर्स के बाद अपन कुंभ मेले में जाते हैं। वहाँ भी जो नागा साधु है और उनसे संवाद होता है। तो उनकी भी फिलॉसफी सेम है, वे ऑफ लिविंग और वे ऑफ टॉकिंग फिलोसॉफिकल सेम है, पर रास्ते अलग हैं। पर उनके भाव और उनका रहन-सहन मुझे बहुत प्रभावित किया। तो वही ऑन स्पॉट स्केच किए, क्योंकि हैबिट में स्केच करने की, तो स्केच किया और फिर स्टूडियो में उसको रिफाइन करता गया कलरों के साथ। रहा हनुमान की, हनुमान का तो क्योंकि मेरे पारिवारिक गॉड है, पारिवारिक ये हनुमान भक्त हैं हम लोग। तो बीकानेर के पास पूर्णसर हनुमान है, सालासर बाबा है, और जहाँ भी जाता हूँ पहले हनुमान मंदिर को देख देता हूँ। तो एक बार मैं चित्र बना रहा था, उसमें हनुमान सूफी टाइप बनना शुरू हुआ। वो भाव आ गए, सूफियाना भाव आ गए, बाल बिखरे हुए हैं और आँखों में जो वो एक दार्शनिक भाव होते हैं, वो भाव आए। और उसी दौरान एक विज़िटर आई मेरे स्टूडियो में और उन्होंने मेरी अधूरी पेंटिंग कि स्वामी जी ये मुझे दे दीजिए। उनको भाव इतने पसंद आए। वो छोटी-सी थी, 3-4 इंच की, और पेंटिंग थी और वो अधूरी ले गई। तो लोगों को भाव प्रधान पेंटिंग चाहिए। और क्योंकि पुरानी पेंटिंग में जो बनी है, उसमें स्थूलता रही है। कलर कंपोज़िशन अच्छा है, ड्राइंग कंपोज़िशन अच्छा है, और जो भाव आने चाहिए ना, वो रस विहीन है। जब मिनिएचर में अपन भाव डालेंगे और ज़्यादा खूबसूरती आ जाती है उसमें, और ऊर्जा मिल जाती है उसको। जैसे मुगल पेंटिंग में लाइन का कम प्रभाव है, और जो पर्दास का जो काम है उससे 3 डायमेंशनल प्रभाव आ जाता है। वो मैंने और ज़्यादा अंगीकार किया है पेंटिंग में, ताकि उसमें एक 3 डायमेंशनल और थोड़ा-सा रियलिस्टिक अप्रोच आ जाए। मेरी पेंटिंग में लाइन कम दिखेगी, पर्दास के साथ मोल्ड ज़्यादा दिखेगा। तो ये चीज़ें भाव, रियलिस्टिक अप्रोच, कलर कंपोज़िशन, ये सब विशेष ध्यान रखते हुए पेंटिंग तैयार करता हूँ।
नहीं, आप निश्चित तौर पे आप एक बड़े साधक हैं और आपकी साधना को सलाम है साहब, बहुत उसको नमन है आपके भाव को। क्योंकि वो जो भाव है वो आपकी बात में भी वो ट्रांसफ़ॉर्म हो रहा है और वो हम तक हमें कहीं छू रहा है। हम इस वर्चुअल मीडियम में हैं लेकिन हमारे दर्शकों को और हम सभी देखने वालों को, आपको सुनने वालों को वो भाव वो यकीनन वो पहुँच रहा है साहब। आपको बहुत सलाम है, आपकी कला को सलाम है, आपके भाव को सलाम है। मैं फिर से आता हूँ सर, मैं एक बार उस्ताद जी जो स्वामी जी कह रहे हैं, जो भाव की जिस स्वामी जी भाव की बात कर रहे हैं, मुझे अपने जो कंटेम्परेरी आर्टिस्ट, मॉडर्न आर्ट के जो मेरे उस्ताद हैं, शब्बीर हसन काज़ी साहब, वन ऑफ द उस्ताद हैं, तो उनकी मेरे को याद आती है बात कि एक बार वो सूफीज़्म की चर्चा करते-करते काज़ी साहब ने शेख शम्स तबरेज़ की बात की साहब मेरे साथ। तो शम्स तबरेज़ की जब बात होती है तो वो कहते हैं अनल हक की बात करते हैं। तो वो उसको अहम ब्रह्मास्मि के साथ में कंपेयर करते हुए बहुत गहरे उतर गए वो एक बार बात करते-करते। तो मैं चाहूँगा कि उस्ताद साहब आप भी इन सभी रहस्यवाद के गहरे जानकार हैं, जितने आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जितने आप क्यूरेटर हैं, उतने आप एक मिस्टिक भी आपके भीतर है। इसको थोड़ा-सा आप एक्सप्लोर करें कि ये जो एलिमेंट है, ये मिस्टिसिज़्म का कलाओं में, वो कैसे झलकता है, ये जो सूफ़ी एलिमेंट है? उस्ताद जी। सूफीज़्म के साथ-साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भाव पक्ष है, जो एक भक्ति पक्ष है, वो हमारी कलाओं में आप देखिए कि ख़ास करके इंडियन आर्ट की अगर हम बात करें, तो बहुत ज़्यादा नज़र आता है। कहा जाता है कि आपने सूफियों का ज़िक्र किया और कई मैन्युस्क्रिप्ट्स भी लिखे गए हैं। योग वशिष्ठ जो है, वो जब आप देखेंगे तो उसमें भी आपको कई आसन वग़ैरह हैं, वो कहीं न कहीं भाव मार्ग की तरफ या भक्ति मार्ग की तरफ या कहीं न कहीं सूफीज़्म को रिप्रेज़ेंट करेगा। कहा जाता है कि हद तपे सो औलिया, बेहद तपे सो पीर, हद बेहद दोनों तपे, वाको नाम फ़कीर। तो ये एक अलग तरह का एक विधा है, एक अलग तरह का आप साइंस कह लीजिए, एक अलग तरह का क्षेत्र कह लीजिए। अगर हम पारंपरिक रूप की बात करें, अगर हम इस्लाम के पारंपरिक रूप की बात करें तो उसमें छवि का कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें चित्रों का कॉन्सेप्ट नहीं है। और आपको ये जान के बड़ा अचरज होगा, बड़ा ताज्जुब होगा कि जितनी भी हम कव्वालियाँ सुनते हैं, कॉल सुनते हैं फ़ारसी के, अरबी के या अवधी के बड़ी मकबूल कव्वाली है तो उसमें एक जगह आता है कि अपनी छव बना के मैं पी के पास गई और छव देखी पी की मैं अपनी भूल गई। तो आप देखिए कि ये एक बहुत एक अलग तरह की बात कही जा रही है। मीराबाई लिखती हैं कि अ, ईसे वरने कई वरू, जो जीवे और मर जाए, वर वरियो एक सांवरो, मर चुड़ लो अमर बुझाए। तो यानी क्या बात जो जो भाव पक्ष है, भक्ति पक्ष आप कह लीजिए, सूफिज़्म आप कह लीजिए, कोई भी आप उसको रूप कह लीजिए, चाहे मेटाफिज़िक्स आप उसको कह लीजिए, चाहे मिस्टिक फ़ॉर्म उसको आप कह लीजिए, वो हमारे संगीत में, हमारे डांसेज़ में, हमारे चित्रों में, हमारी क्राफ्ट्स में आपको नज़र आएगी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा अमित जी, कि जो जो मिनिएचर की हम बात कर रहे थे, जो जिसमें भाव पक्ष बड़ा वो है और कई इस मामले में कई यूरोपियन स्कॉलर्स ने भारतीय चित्रकारों को या भारतीय मिनिएचरिस्ट जो थे उनके बारे में कुछ का लिखा भी उन्होंने। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो इनोसेंस और जो जो एक भाव पक्ष भारतीय चित्रकारों में रहा है, वो आप किसी और विश्व के किसी और क्षेत्र में इस लिहाज से नहीं पा सकते। उस्ताद जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि आपका नाम अब्दुल उस्ता है, अब्दुल लतीफ़ उस्ता है। एक उस्ता आपके साथ में एक बड़ी लेगेसी जुड़ी है। जी। तो ये जो उस्ता हैं, ये बीकानेर की हम जो उस्ता कला की बात करते हैं, तो मैं क्योंकि देश-दुनिया हमको आज देख रही है, तो उस्ता कला के बारे में आप थोड़ा-सा बताइए क्योंकि आपके कुनबे के बहुत सारे लोग थे जो इस कला को साध रहे हैं, इससे जुड़े हैं। उसको थोड़ा-सा आप संक्षेप में थोड़ा बता काफ़ी पुराना इतिहास है अमित जी। बेसिकली राय सिंह जी के अनूप सिंह जी के टाइम में और राय सिंह जी के आस-पास के टाइम में ये लोग बीकानेर आए थे और कोट आर्टिस्ट हुआ करते थे, कोट पेंटर्स हुआ करते थे और आप उन्होंने कहाँ से आए इनका वो बेसिकली ये कहा जाता है कि ईरान से मुल्तान की तरफ आए थे और मुल्तान से दिल्ली और दिल्ली से फिर बीकानेर शिफ्ट हुए।
और आपको ये जान के बड़ा अच्छा। इंटरेस्ट होगा कि अभी भी जो लैंग्वेज बोली जाती है वो मुल्तानी बोली जाती है। हमारे घरों में जितने भी उस्ताद हैं, उनके यहाँ पे मुल्तानी बोली जाती है और मुल्तानी कमोबेश सिंधी और पंजाबी की तरह होती है। तो बेसिकली दे वर कोर्ट आर्टिस्ट और उनको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊँगा कि कुछ ऐसे फरमान मिले हैं कि जिसमें ये लिखा गया है उसके बैक में वर्सों में उस आर्ट वर्क के कि वो राजस्थानी में है, मारवाड़ी में है। वो लिखते हैं कि राजा साहब जो भी रहे हैं उस दौर में कि "उस्तारा बेटा, चाहे कुमाणस हुए, चाहे सुमाणस हुए, याने मैं राजकाज में नौकरी देसा, याने परोढ़सा और जे मैं हमारी बात सु मुकरा, तो माने लक्ष्मीनाथ जी री सौगन लागे।" लक्ष्मीनाथ सही बात। जी नगर सेठ हैं, नगर देवता हैं हमारे बीकानेर के। अब होता ये है कि जब 19th सेंचुरी में जब 57 के गदर के बाद में जब अंग्रेज़ों ने ये सोचा कि साहब जब सिंक्रोनाइज़ेशन के लिए और हार्मनी के लिए आर्ट एक बहुत बड़ा माध्यम है, तो अ, इंटरनेशनल एग्ज़िबिशन हुई वहाँ पे लंदन में। इससे पहले 1883 में फ्रांस में एक एग्ज़िबिशन हो चुकी थी। तो उस दौर में जो आर्ट वर्क जो महलों में बनाया जा रहा था, जो आर्ट वर्क जो पेपर पे बनाया जा रहा था, उसको रेप्लिकेट करना शुरू कर दिया गया चीनी मिट्टी पे। मिट्टी के ऊपर शुरू किया गया। लेकिन चूँकि ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम हुआ करती थी, तो इसके लिए कैमल हाइड के ऑब्जेक्ट्स बनाए जाने लग गए और वो जो आर्ट वर्क जो जो दीवारों पे हो रहा था, वो आर्ट वर्क आपके ऑब्जेक्ट्स पे आना शुरू हो गया। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको एक और बताऊँगा अमित जी कि जो विमेन एम्पावरमेंट की आज हम बात करते हैं, हमारे यहाँ पे इंडियन ट्रेडिशन की मैं बात करूँगा कि विमेन एम्पावरमेंट तो बहुत टाइम से था। चाइना में जब मैं नहीं था तब भी हमारे यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही थी। और उस्ता क्राफ्ट्स की जो हम बात कर रहे हैं, वो पहले महिलाएँ बनाया करती थी और अच्छा। जो जो पुरुष हुआ करते थे, वो मुसव्विरी का काम किया करते थे, वो आर्किटेक्ट हुआ करते थे, वो आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स बनाया करते थे। तो कुल मिला के ये है और अभी भी उस्ताज़ हैं, उस्ताज़ में कई लोग काम करते हैं, कम लोग हैं और वो इस काम की गुणवत्ता बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक तसल्ली बख्श बात है। धन्यवाद। सीखते रहेंगे, लर्निंग का एक प्रोसेस है। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट वार्ता आपकी हमारी महावीर जी की रही और कई चीज़ों का इसमें इसमें सिंक्रोनिज़्म हुआ, कल्मिनेशन हुआ। इस पूरी बात से जो लज़्ज़त बनी, वो कमाल है जी। क्योंकि एक तरफ आर्ट का एडमिनिस्ट्रेशन है, एक तरफ खुद आर्टिस्ट है, एक तरफ क्यूरेशन है, एक तरफ उसको उसको क्यूरेट करने वाला है। तो बीकानेर का जो ये थिएटर फेस्टिवल है, ये कई अर्थों में महत्वपूर्ण है क्योंकि इस इतने इसके जो इतने फ़ोल्ड्स को इन्होंने अनफ़ोल्ड किया। तो मैं आपका लतीफ़ जी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका धन्यवाद आपको देता हूँ। महावीर जी को बहुत सलाम है, उनके जो भाव का जो पक्ष है, उसको हम सलाम करते हैं और आप लोग दोनों ने कीमती वक़्त